हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। ट्रंप का बड़ा फैसला, गजा पीस बोर्ड पर पाकिस्तान समेत 20 ममालिक के सरबराहान ने दस्तखत कर दिए। मौलाना फजल रहमान और कई सियासी रहनुमाओं की हुकूमती फैसले पर तनकीद। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और नॉर्वे पीस बोर्ड में शामिल ना हो सके। पाकिस्तान का बोर्ड में शामिल होने का फैसला किस हद तक दुरुस्त है, इस अहम डेवलपमेंट पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा इस्लामाबाद में दरख्तों के कत्ले आम पर सेनेट मौसमियाती तब्दीली कमेटी अरकान की अदम दिलचस्पी। वफाकी वजीर भी कमेटी इजलास से गैर हाजिर। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने इस्लामाबाद को पिछले 2 सालों में ज्यादा माहौल दोस्त करार दे दिया। सीडीए चेयरमैन ने खुद को पोलन एलर्जी का मरीज होने का कमेटी इजलास में इंकशाफ कर दिया। अफसरान और वुज़रा की तरफ से दरख्तों के कत्ले आम का भरपूर दिफा जारी। कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी जानेंगे रऊफ क्लासरा की जबानी। और 30 साल पाकिस्तान की सिविल सर्विस में रहने वाले साबिक टॉप ब्यूरोक्रेट ने इन 30 सालों में कुल 3 करोड़ 20 लाख रुपए तनख्वाह लेकर पाकिस्तान, बरतानिया और दुबई में 65 करोड़ रुपए के असासे कैसे बना लिए। सर्विस की तैनाती के दौरान 4 कबायली एजेंसियों में पॉलिटिकल एजेंट तैनात रहे। इसके अलावा और किन दीगर वफाकी और सूबाई हुकूमतों में किन पोजीशंस पर फाइज रहे। नैब ने इनकी दुबई, बरतानिया और पाकिस्तान में असासों की तहकीकात करने की तस्दीक कर दी। एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे आज के शो में। और आखिर में अवाम शदीद माली मुश्किलात का शिकार, जबकि 1069 मेंबरान पार्लियामेंट के असासों में 2017 से 2024 तक होश अरबा इजाफा। मेंबरान के असासे 51 अरब से बढ़कर 110 अरब हो गए। मेंबरान ने अपने असासे छुपाने का बिल कौमी असेंबली से पास करा लिया। सिक्योरिटी थ्रेट के नाम पर इलेक्शन कमीशन अब मेंबरान के असासे पब्लिक नहीं कर सकेगा। मेंबरान पार्लियामेंट के असासों में अरबों का इजाफा कैसे हो गया? अवामी वोटों से आने वाले मेंबरान अवाम से अपने असासे क्यों छुपाना चाहते हैं? इस अहम स्टोरी को भी शामिल करेंगे आज के शो में। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर कि पाकिस्तान ने भी फाइनली गजा पीस बोर्ड पर जो है वो साइन कर दिया है। टोटल 20 ममालिक ने जो है वो इस पर दस्तखत किए हैं। क्लासर साहब, कैसा देख रहे हैं आप इसको? एक ऐसा मुआहिदा जो कि तनाज़े का भी शिकार है, जिसको कहा जा रहा है शायद ये यूएन के पैरेलल जो है एक बोर्ड बनाने की कोशिश की है, इसमें पाकिस्तान का शामिल होना, हाउ डू यू सी दैट? बड़ा मुश्किल सवाल है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में पोलराइज्ड किस्म की ओपिनियन है, स्पेशली क्योंकि इसमें इसराइल के हवाले से हमारी बड़ी एक लॉन्ग स्टैंडिंग एक पोजीशन है। जो फ़लस्तीन में हुआ, जो गज़ा में भी हुआ है, रिसेंटली हुआ है, जो मैसकर हुए हैं, सो पाकिस्तान के लोग बड़ा स्ट्रांगली फील करते हैं कि जनाब के वहाँ पे इसराइल जो है, फिर ईरान पे अटैक किया। ईरान हमारा भाई और हमारे एक दोस्त ममालिक, वहाँ पे जो बम्बारमेंट की गई, वहाँ लोग शहीद किए गए। सो वी हैव मैनी रीजंस, कोई एक नहीं कई रीजंस हैं इसराइल के साथ हमारी एक उसको बुरा समझने में, हॉस्टाइल समझने में, जिन्होंने इतना कत्लेआम किया है, लोग मारे हैं और ये मुल्कों पे अटैक किए हैं, वो सारी चीज़ें। अब दूसरी तरफ मतलब एक तो ये साइड है जो हम चाहते हैं कि जनाब कि आप जो मुसलमानों का, जिनको हम कातिल समझते हैं, बच्चों का, औरतों का, सबका, उनके साथ पाकिस्तान कैसे बैठेगा एक ही उसमें बोर्ड पे? नो दैट्स अ क्वेश्चन। और मलिया लोधी साहबा जो हैं वो इस वक्त इस बात को टॉप पे वो कर रही हैं, लीड कर रही हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को कि आप इसराइल के साथ कैसे बैठ सकते हैं। अब उनकी बात में भी वजन है। अच्छा, वो इसलिए भी उनकी बात को बहुत सारे लोग सीरियस ले रहे हैं कि वो यहाँ पे उस अमेरिका में वो रही हैं, पाकिस्तान की सफ़ीर रही हैं, वो बेनज़ीर भुट्टो साहब के दौर में भी रही हैं, फिर नवाज शरीफ साहब के भी दौर में मेरा ख्याल है रही हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, इमरान खान साहब के दौर में भी रही हैं, जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में भी, मतलब यूके में भी रही हैं, यूएनओ में भी रही हैं। मेरा ख्याल नवाज शरीफ साहब के दौर में नहीं रही, बेनज़ीर भुट्टो साहब के उसमें गई थी, मैं अपने आप को करेक्ट कर लूँ। जनरल मुशर्रफ साहब और फिर इमरान खान साहब के दौर में यूएनओ में हमारी वो उसमें थी, वो यूके में भी रही हैं और बड़ा उनका नाम है डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में, बड़ा उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी है, वो बातें समझती भी हैं आप और मुझसे तो हज़ारों गुना बेहतर। और वो किताब पढ़ने वाली वो हैं, वो किताबें पढ़ती हैं और इंटेलिजेंट, अखबार के एडिटर रही हैं, उसमें वन ऑफ वेरी पावरफुल वन। उन्होंने आज ये उन्होंने ट्वीट किया है इसी चीज़ के खिलाफ कि नहीं होना चाहिए था कि ट्रंप साहब को अपनी एक फैंटेसी, आप उनकी फैंटेसी को पूरा करने के लिए आप पहुंच गए, बैठ गए साथ में। एक तो ये साइड है। मैं मतलब बाकी लोगों को नहीं बता रहा क्योंकि वो इस बात को वो कर रहे, मतलब उनके ख्यालात को जो एक तबका है बड़ी हद तक इस पूरे ये बोर्ड पे बैठने के खिलाफ है, उनके मतलब व्यूज को अगर कोई इस रिप्रेजेंट कर रहा है तो मलिया लोधी साहब कर रहे हैं। सो मैंने उनकी ही बातों को सम अप कर दिया, उनका पॉलिटिकल, क्योंकि उनका
नाम भी है, से भी है, बैकग्राउंड भी है, डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में उनको जाना पहचाना जानता है। सो उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो दूसरा एक और है, वो कहते हैं जनाब कि अगर आप ये इतराज कर रहे हैं कि यहाँ इसराइल के साथ आप बोर्ड पे बैठेंगे तो यूएनओ में नहीं बैठे हुए आप। यूएनओ में भी तो वो सामने इसराइल वाला बैठा होता है, साथ में आप बैठे होते हैं। सो फिर अगर ये रखना है आपने कि उस इसराइल के साथ हमने नहीं बैठना, फिर तो हमें यूएनओ में भी नहीं बैठना चाहिए था। इसराइली भी आते हैं, वो हमारी तकरीरें सुनते हैं या नहीं सुनते, बेकार करते हैं, हम उन पे नारे लगाते हैं, वहां पे नारे लगा, सारी चीजें होती हैं। तो फिर अगर उस बोर्ड पे नहीं बैठना तो फिर यूएनओ में भी हमें नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो भी इसराइल जो है उसका रुकन मुल्क है, वहां पे वो उसमें बैठा हुआ है, वो आता है। तो एक आर्गुमेंट साथ। दूसरी चीज, अगर हम ना हो इस बोर्ड पे, इतना बड़ा अहम बोर्ड है, तो फिर पता है यहाँ पे बहस क्या होनी थी। ये दूसरी साइड जो आ रही है, मैं एम नॉट गिविंग एनी, अपनी तरफ से मैं अभी राय नहीं दे रहा, मैं सिंपली आपको साइड्स बता रहा हूँ। इस वक्त अगर पाकिस्तान इस बोर्ड में ना होता, पाकिस्तान को इन्वाइट ना किया जाता, पता है हम क्या कह रहे होते कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी नाकाम होगी, इसकी सिक्योरिटी पॉलिसी नाकाम होगी, हम आइसोलेशन का शिकार हो गए। इंडिया में शायद गाने बज रहे होते कि देखा पाकिस्तान जो है ना, इट हैज बीन लेफ्ट आउट। मिडल ईस्ट हमें मतलब एक तरह इतनी बड़ी चेंजेस आ रही मिडल ईस्ट में, वो हमें अगर नजर भी आ रही है, बहुत सारे नए अलायंसेस बन, मतलब सऊदी अरब और यूएई का किसने सोचा था एक दूसरे के खिलाफ मतलब जंग लड़ने तक आ जाएंगे। सो वहां पे नई पोजीशनिंग हो रही है, मिडल ईस्ट में हो रही है, न्यू जियोग्राफिकल वहां चीजें मर्ज कर रही हैं। पता चलता है पाकिस्तान तो कहीं पे है नहीं। तो पाकिस्तान अगर कहीं पे नहीं है तो सबसे ज्यादा तनकीद है ना, ये यहीं से आनी थी। और फिर यहाँ ट्वीट्स भी होने थे, फिर शोज भी होने थे। और माजरत के साथ मेरा बड़ा उनसे एक इंतहाई एक अच्छा ताल्लुक है, मलिया लोधी साहिबा से, शी इज अ वंडरफुल पर्सन। तो वो इस बात पे नाराज ना हो जाए मेरे इस कमेंट पे, आई होप कि उन तक नहीं पहुंचेगा कि फिर वो पहला ट्वीट वही, तो वो अब आगे मलिया लोधी साहब ही करते हैं कि पाकिस्तान जो है ना डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में वो रह गया, अकेला रह गया, और यही रीजनिंग देते हैं कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही थी और हम पाकिस्तान को वहां पे होना चाहिए था, मिडल ईस्ट का मसला है, अमेरिका का बला बला, जस्ट माई व्यू। अब सवाल यह है कि एक और भी है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के होने से फर्क ये पड़ेगा कि और भी मुसलमान ममालिक बैठे हुए हैं। सो यू हैव सिंगल वॉइस, इतना बड़ा बोर्ड है, इतने सारे ममालिक हैं, चलो 8, 10, 15 मतलब मुसलमान ममालिक होंगे तो ये कम से कम गजा को, फलस्तीनियन को कोई प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं, एजिटेट कर सकते हैं। कोई वहां पे ऐसी मूव हो रही है मतलब जिसको उसमें अपोज किया जा सकता है, आर्गू किया जा सकता है, उनको समझाया जा सकता है कि ये चीजें मत करें, और मतलब बड़े पावरफुल ममालिक उसमें शामिल हैं बोर्ड में। तो वहां पे कम से कम पाकिस्तान और बाकी मुल्कों के होने से उनको वो गजा जो है या उस फलस्तीन के मुसलमान जो हैं वो किसी हद तक कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि पाकिस्तान इज देयर। और पाकिस्तान ने बड़ा, उनके बल्कि प्राइम मिनिस्टर को देख रहा था, फलस्तीन के थे वो, खैर तो शुक्रिया अदा कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब का। तो आपका इस वक्त बोर्ड पे होना, मेरी राय में, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, बाकी हर किसी की अपनी ओपिनियन, वी रिस्पेक्टेड, डेमोक्रेटिक कंट्री है। मेरा ख्याल है आपके पास कैच 22 सिचुएशन थी, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। वो लाइक इट नॉट, मतलब हम उस पहाड़ पे तो चढ़ जाते हैं, बांस पे तो हमें चढ़ा दिया जाता है कि दुनिया के सबसे बड़ा 8 अरब में से हम 25 करोड़ जो है ना, हम कोई यूनिक हैं और दुनिया हमारे मुताबिक चाहिए। हमारे अंदर ये भर दी गई हवा, फूक भरी हुई है बहुत सारे लोगों ने, और उसी फूक के नतीजे हम बहुत सारी चीजें आगे इस तरीके से करते हैं। इस वक्त आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप पूरे मिडल ईस्ट को अपना मुखालिफ बनाएं। ये हमारे साथ मिडल ईस्ट का मसला है ना, क्राइसिस है। चलो अमेरिका को आप नहीं कर सकते अफोर्ड, तो अब नहीं कर सकते भाई। ट्रंप साहब के इस वक्त यूरोप नहीं लड़ पा रहा, चलो यूं देख लेते हैं, वो क्या पिद्दी का शोरबा, लेकिन हमें वो बांस पे चढ़ाया हुआ ना कि आप दुनिया के बादशाह, ये 8 अरब की आबादी चल आप लोगों की वजह से रही है, ये जो 25 करोड़ हम बैठे हुए भाई। आपको यूरोप से बड़ी कौम है हम, ये यूरोप की इतनी बड़ी कौम है, इतने बड़े मुल्क है, नेटो जिनका बहुत बड़ा एक दिफाई मत जंग खुदा ना खासा लग भी जाए तो कुछ ना कुछ अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं ना। हम तो बिल्कुल नहीं दे सकते, हम तो किसी पोजीशन में नहीं है। सो ना आप अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं, ना आप बाकी मुल्कों के साथ कर सकते हैं। सो मैं ये समझता हूँ इन द गिवन सिचुएशन आपके पास एक बेहतर मूव थी कि आपको बोर्ड पे होना चाहिए। आप इसराइल के साथ यहाँ बैठे हुए हैं तो आप यूएनओ में भी बैठे हुए, आप कहना चाह रहे हैं ऐसा कोई चॉइस थी ही नहीं। मेरा तो इसको अंग्रेजी में इसके लिए ना एक ईडियम होता है, उसको हॉब्सन चॉइस कहते हैं। मैं अगर सही पढ़ रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि एब्सोल्युटली देयर इज नो चॉइस, नो चॉइस। लेकिन आपको लगता है क्लासा साहब, अगर इसको, ठीक है आपकी ये बात अंडरस्टैंडेबल है कि एज सच कोई चॉइस ही नहीं थी, हमारी कोई ऐसी पोजीशन ही नहीं है कि हम जो है वो कोई चॉइस कर सकते, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर ये बहस करा ली जाती पार्लियामेंट में इस टॉपिक पे, तो थोड़ा बहुत जो है एक कंसेंसस डेवलप हो जाता। नॉट दैट इट मैटर्स, क्योंकि आपने खुद कहा कि कोई चॉइस ही नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। हाँ नहीं, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्रीज में तो ये कुछ होता है कि आपको डिबेट करानी चाहिए। अब डिबेट होती है, अब वो कितने दिन चलती, मैं तो इस हक में हूँ, बिल्कुल होनी चाहिए थी। कैबिनेट लेवल पे भी होनी, आई डोंट नो कैबिनेट में इन्होंने लेकर गए हैं या नहीं गए, कोई बात सामने आई है, मेरी आंख से तो नहीं गुजरी। यहाँ पे ये रिवाज ही नहीं है। पार्लियामेंट जो है जस्ट फेयर फॉर द सेक ऑफ पार्लियामेंट, बहुत सारे आगे हम आएंगे, मैं उस पर अगले 1-2 सेगमेंट में बात करूंगी। पार्लियामेंट नहीं है,
یہ مطلب یہ حالانکہ فیشن ہوتا ہے یہ کہنا. میں 2002 سے کر رہا ہوں, میں نے بڑی ساری پارلیمنٹ میں کتنی گزری ہیں درمیان میں 1 2 3 4 5 گزری ہیں جو اتنی وسٹ ان افیکٹو اسپائن لیس بیکار میں نے ٹوتھ لیس پارلیمنٹ میں پچھلے میں نے 23-24 سال میں نہیں دیکھی. یہ میں ساری کور کر کے کہہ رہا ہوں. میں اس سے زیادہ یوز لیس پارلیمنٹ جس کی کوئی بھی وہاں پہ وہ نہیں ہے. نہیں میں اور میرا خیال ہے جو میرے وہاں پہ وہ جاتے ہیں اس میں بہت سارے ہمارے پولیٹیکل رپورٹر ہیں, جرنلسٹ ہیں, پر وہی والی بات ہو رہی ہے کہ لولی وہ لنگڑی جمہوریت بہتر ہے. بس وہ یہ لولی لنگڑی کا سنتے تھے پڑھتے تھے کہ لولی لنگڑی جمہوریت نا امریت سے بہتر ہے. اچھا مجھے نا سمجھ نہیں آتی ہوتی یہ لولی لنگڑی کیا ہوتی ہے. میں لولی لنگڑی کا اللہ نے میری زندگی میں مجھے دکھا دیا کہ بھائی صاحب یہ لولی لنگڑی ہوتے ہیں جہاں پہ آپ روزانہ جاتے ہیں, کمیٹیز میں جاتے ہیں, وہاں پہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں. سو لیکن اس کے باوجود لولی لنگڑی جیسی بھی ہے نا لیٹی ہوئی اسپائن لیس, اس کے آگے ایک دن کی ڈیبیٹ کرا لیتے ہیں. پہلے بھی اتنے سارے بل آپ اپنی مرضی سے پاس کروا لیتے ہیں, کون سا روک لیتے ہیں آپ, جو تقریریں کرنے تھے غصہ چھوسا کروا لیں آپ, پھر اس کے بعد جا کے سائن کر دیں. ان کو بھی پتا ہو ٹرمپ صاحب اینڈ کمپنی کو کتنی مشکل ہوئی ہے یار ان بیچاروں کو, تھوڑا سا ان پہ احسان چڑھ جاتا. دیکھا سر ہم کتنی مشکل سے آپ کو, انہوں نے سوچا پریٹینڈ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چھوڑے وہ چھوڑ گئے. وہ مطلب ہے وہ ایک ہے اس کا, میں جاتے جاتے ذرا وہ کہہ دوں کہ یہ اس کے بی جے پی کے ان کے لیڈر ان کے ہیں ایل کے اڈوانی صاحب, تو ان کو نا ایک ٹانٹ کیا میڈیا نے, کسی بات پہ پولیٹیکل کمپرومائز کیا کسی میڈیا کے. اس نے کہا جناب کہ آپ لوگ جو ہیں تو اس وقت آپ نے کمپرومائز کیا ہوا ہے, رجسٹ نہیں کر رہے. میں ان کو ٹانٹ کیا کہ آپ نے کمپرومائز کر لیے تو فلاں فلاں. تو انہوں نے میڈیا کو جواب دیا, انہوں نے بات سنیں ہم نے تو کیا ہے جو نہیں کیا اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ 1975 میں اندرا گاندھی صاحبہ نے یہاں ایمرجنسی لگائی تھی. انہوں نے کہا تھا یہ میڈیا کو, انڈین میڈیا کو, ہندوستانی کو, وہ آپ ذرا بینڈ ہو جائیں, جھک جائیں. آپ جھکنے کی بجائے آپ لوگ تو لیٹ گئے تھے, آپ ہمیں کیسے یہاں پہ کھڑے ہو کے وہ کرتے. بڑا مشہور ان کا قول ہے. تو سیم پارلیمنٹ جو ہے نا اس وقت بالکل فلیٹ ہے, کوئی ریزسٹنس نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے یہاں پہ. تو وہی مجھے کے اڈوانی صاحب والی بات یاد آ رہی ہے, آپ نے کہا جناب کہ کیا وہ ہے, تو یہ حساب ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اسی پوائنٹ پہ ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو ہے وہ مزید کچھ انکشافات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. کلاسرا صاحب غریب ملک میں جو ہے وہ 30 سال پاکستان کی سول سروس میں جو رہنے والے ایک ٹاپ بیوروکریٹ ہے, ان کی نیب نے جو ہے وہ سابق ایڈیشنل سیکرٹری کی تقریباً 65 کروڑ روپے کی جائیدادیں جو ہیں وہ ڈھونڈ نکالی. اب یہ کیا ماجرا ہے, کس کس ملک میں ان کی جائیدادیں ہیں, کہاں کہاں ہیں, وہ تمام ڈیٹیل جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ایک اہم سٹوری جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. نیب کی ایک رپورٹ آئی ہے, ایک حیران کن رپورٹ, اور حیران کن انکشافات جو ہیں وہ اس رپورٹ میں دیکھے گئے ہیں. سابق ایڈیشنل سیکرٹری اور ان کی اہلیہ کے اثاثے جو ہے جائیدادیں ڈھونڈ نکالی ہیں نیب نے, اور 65 کروڑ روپے کی جائیدادیں جو ہیں وہ بتایا جا رہا ہے. کن کن ممالک میں ہیں, کہاں کہاں ہیں, پاکستان میں کہاں کہاں جائیدادیں ہیں, اس حوالے سے, اور کیا بیک گراؤنڈ ہے ان کا ایڈیشنل سیکرٹری کا, اس حوالے سے جو ہے وہ کلاسر صاحب کے پاس کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہے اور وہ ہم ان سے جانیں گے. کلاسر صاحب کیا یہ ماجرا ہے, غریب سے ملک میں جو ہے وہ اتنی جائیدادیں, مطلب کیا ہوا کیا ہے؟ آج آپ جب دفتر میں آئی ہیں تو آپ نے مجھے تھوڑا سا نا ڈپریس اور ڈاؤن دیکھا ہے, کافی ان لائک مائی ٹیمپرامنٹ. 2-3 ریزن تھی. آج دن میں جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی اس کی, اس پہ کلائمیٹک یہ چینجز کی شہری رحمان صاحبہ کی, وہ اٹینڈ کر کے آئے. وہاں پہ سی ڈی اے کے چیئرمین صاحب آئے ہوئے تھے, انوائرمنٹ والے آئے ہوئے تھے, طلال چودھری صاحب آئے ہوئے تھے, سینیٹر تو آئے ہی نہیں ہوئے تھے جنہوں نے ان کی گرلنگ اور اکاؤنٹیبلٹی کرنی تھی, ماں سوائے 1-2 لوگوں کے. اور جس طرح وہاں مینیج کیا گیا کمیٹی کو کلاؤڈ کے ذریعے, سینیٹرز کو جس طرح یہ پاکستانی بیوروکریسی نے اور حکومت نے انہوں نے مینیج کیا کہ آپ نے سی ڈی اے کو کچھ نہیں کہنا, ہم نے ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. تو وہ اس نے مجھے تھوڑا ڈپریس کیا, وہ بتاؤں گا میں سارا اگلے اس میں. ساتھ میں ایک اور ہدایت نامہ جاری کروایا گیا جو پاکستانی رپورٹرز ہیں کہ آپ نے یہ درختوں کو جو سٹوریز ہیں ان کے حوالے سے کوئی نیگیٹو خبر نہیں دینی. یہ آج باقاعدہ یہ چینلز کے رپورٹر کو یہ ہدایات, اندازہ کریں آپ اس ملک میں درختوں کی سٹوری کرنا, ماحول کی سٹوری کرنا, یہ اب نیشنل سیکورٹی بن گیا ہے. یہ خطرے والے بات ہوگی. اور انڈیا میں آج ہی آپ نے وہ ٹویٹ دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ انڈیا کا جو سب سے بڑی تھریٹ ہے انڈیا کو, وہ یہ پولوشن کی وجہ سے ہے. اکنامک گروتھ آپ کا کوئی ٹکے کا فائدہ بھی نہیں. بہت بڑی وہاں پہ آج ڈیبیٹ چل رہی ہے, اور یہاں پہ آج رپورٹرز کو منع کیا گیا. آپ نے ٹی وی چینلوں میں نہیں دیکھی ہوں گی آئی خبریں کہ کمیٹی میں کیا ہوا ہے. سب کو میں نے پوچھا, انہوں نے کہا, میں نام کسی کا نہیں, کہ ہمیں منع کر دیا گیا ہے کہ آپ نے خبریں نہیں دینی. یہ ذرا کلاؤڈ دیکھیں, اور سینیٹرز پہ دباؤ اور رپورٹرز پہ دباؤ کہ گستاخی کر بیٹھے ہیں. سی ڈی اے چیئرمین جو ہے 40,000 درخت کاٹ ڈالا ان لوگوں نے, اور وہ کہتے خبریں نہیں دینی. مطلب آج کے بعد درختوں کی خبریں نہیں دے سکتے آپ. خیر میں آؤں گا اگلے سیگمنٹ میں, ہمارے چینل کی مہربانی ہے دے, اور وہاں کا نہیں جی بالکل دیں آپ.
why not, it should go on air. बिल्कुल, और अगले सेगमेंट में हम आपको डिटेल्स भी थैंक यू वेरी मच टू आवर चैनल मैनेजमेंट। इतने सारे दबाव, बड़े बड़े चैनल्स हैं जिनको मना किया गया है। खैर नो कमेंट, उस पे आते हैं जरा। एक तो ये डिप्रेशन की वजह थी, ऊपर से जनाब ये मैंने 20-25 पेजेस की इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ी है, मैंने पढ़ी। इमरान मकराना साहब हमारा रिपोर्टर है, उन्होंने बैठ के मेरे साथ हेडर्स भी बनाए हैं। इसने मुझे मजीद कुछ डिप्रेस किया है। रही सही कसर थी तो अभी औरंगजेब साहब जो है फाइनेंस मिनिस्टर, उनका एक ना बयान आया, उन्होंने कहा जनाब अगर जरा गौर करें, अगर ये कर्जे जो हैं इनको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इनका फायदा है। अब अगर में मैं रुक गया, अगर का मतलब क्या है कि नहीं हो रहे। अच्छा, वो फिर कर्जे जा किधर रहे हैं? उसके साथ अब आप इसको मिला के पढ़े मजीद, मुझे जब उस पर डिप्रेशन हुआ, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट जो है पुर्तगाल में जदादें खरीद रहे हैं। अब इन तीनों चारों चीजों को मिला लें, और जदादें खरीदने के लिए जब बाहर से लोन आता है, फिर डेवलपमेंट वर्क होता है जो सीडीओ भी कर रहा है, बाकी भी मुल्क में होता है। और आपको याद होगा, शायद खकाना भाई साहब ने कहा था डेवलपमेंट वर्क को 30% कमीशन खाया जाता है। मिफ्ता साहब ने कहा था 575 अरब रुपया जो पार्लियामेंटेरियंस को दिया गया, मैं नहीं कहता सब लेते होंगे, अच्छे लोग भी होंगे, 165 अरब आपको रुपया तरक्याती फंड में से तो इसमें जा रहा है, आपका कमीशन खाया जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी है या पार्लियामेंटेरियन जो भी हैं। उसमें हमें कोई सबूत चाहिए था कि ख्वाजा साहब ने जनरल बात की थी कि आपके पुर्तगाल में जदादें ली जा रही हैं, तो मैं लोग समझते होंगे ख्वाजा साहब गुस्से में थे, कह दिया होगा। तो ये सारी चीजें, ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंटेड एक रिपोर्ट है, नैब की रिपोर्ट है, बड़ी खौफनाक और बड़ी मेहनत की है नैब ने, आई मस्ट से। लेकिन नैब से मुझे शिकायतें हैं, ये 2020 के बाद से ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 6 साल हो गए, अभी तक कंक्लूजन नहीं होया। अच्छा, 6 साल से चल रही हैं चीजें। और ये जो साहब हैं, ये 1990 में ये डीएमजी में आए थे असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर, 31 साल में सर्विस की, 2021 में रिटायर हुए। रिटायरमेंट पे इनकी टोटल जो तनख्वाह मिली इनको 3 करोड़ 20 लाख इन तमाम सालों में। और जदादें जो निकली है ना, यहाँ पे दुबई में, लंदन में, पाकिस्तान में दर्जनों, उनकी कम अज कम मालियत तोड़ी रख के 65 करोड़। एक ब्यूरोक्रेट यहां से नौशहरा से उठा है, एक गांव से, मेरे जैसा देहाती, डॉक्टर बना। डॉक्टर के बाद उसने कहा यार मजा नहीं आ रहा इसमें तो कोई। अच्छा, ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर साहब है, बकायदा माशाल्लाह डॉक्टर हैं। हाँ। इस चीज के भी डॉक्टर हो गए हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग भी है इनको बड़े सीरियस, मतलब कैसे करना, इस चीज का भी डॉक्टरेट किया इन्होंने, उधर भी किया इधर भी किया। इसके बाद इन्होंने सीएसएस किया जनाब। सीएसएस के बाद जिन जिन ओहदों पे रहे वो ओहदे जरा सुनने वाले हैं। ऐसे जो ख्वाजा साहब की, ये बेसिकली मैं ख्वाजा साहब के लिए काम कर रहा हूँ कि ख्वाजा साहब जब अगली दफा वो कोई बात करें तो उनके पास सबूत होना चाहिए कि हमारा ब्यूरोक्रेट, उन्होंने पुर्तगाल का कहा है, हम दुबई और मैनचेस्टर, अब जरा पढ़ लें, जरा आपके पास कुछ डिटेल है, लिवरपूल। जी बिल्कुल। पहले जरा मैं ओहदे बता दूं, जरा इस पे जरा ये अवाम जरा सब्र कर, दिल थाम के जरा सुने कि आपके कर्जे किधर जा रहे हैं, डेवलपमेंट जो कराता है ब्यूरोक्रेट उसका पैसा किधर जाता है, कहाँ लैंड करता है, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है, मतलब सैकड़ों यहाँ पे कई 100 तोले या सोने कैसे लिए जाते हैं, पूरी F7 की मार्केट खरीद ली गई है। यहाँ पे आपके ये सिल्वर ओक्स में कैसे फ्लैट्स लिए जाते हैं, सेंटोरस में कैसे ले लिए गए, इस्लामाबाद में घर कैसे ले लिए गए। अच्छा, फिर यहाँ से फिर बैंक अकाउंट्स हैं, या 44 बैंक अकाउंट्स हैं, फिर दुबई पैसे कैसे गए हैं, फिर इस बच्चे उनके इस वक्त माशाल्लाह बहर है। मैं तो हैरान हूँ, इतनी पढ़ती डिटेल मेरा सांस वो डूब गया और मुझे 4-5 दफा पानी पीना पड़ा है जो जदाद की तफसीलात मैंने पढ़ी हैं। मतलब इतनी उसकी लियो टॉल्स्टॉय का एक अफसाना है कि हाउ मच लैंड डज ए मैन नीड, एक इंसान को कितनी जमीन चाहिए। तो आखिर पे जो अफसाने का एंड होता है, बड़ी खूबसूरत स्टोरी, मैंने उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया था। वो कहते हैं कि आखिर पे आपको 6 फुट ऊपर 6 फुट नीचे और 6 फुट चौड़ी जमीन चाहिए जिसके लिए आप भागते फिरते हैं। तो कितनी जदादें चाहिए। मैं तो पढ़ के पूरा इस्लामाबाद खरीदा हुआ है तकरीबन, वो लंदन की, वो लिवरपूल और मैनचेस्टर की आप बताएंगे, अभी आप बताएंगे, ऐसे यहाँ पे बाकी चीजें। मैं जरा इनका बता दूं ये कहाँ से शुरू हुए। ये जनाब ये असिस्टेंट कमिश्नर वहां से अटक लगे, फिर उसके बाद फतेह जंग रहे, फिर ये असिस्ट जहां से फॉर्चून इनकी बदली, ये असिस्टेंट या पॉलिटिकल एजेंट रहे, यहाँ पे लोअर जो महमद है वहां पे रहे, फिर इसके बाद प्रमोशन हो गया 18वें ग्रेड में, फिर उसके बाद P&D में चले गए पेशावर में, फिर वहां पे इसके बाद जनाब ये डिप्टी कमिश्नर दीर भी लगे, ये डिप्टी कमिश्नर दीर भी रहे, फिर पॉलिटिकल ये एजेंट लग गए मीर शाह नॉर्थ वजीरिस्तान में लग गए, फिर इसके बाद ये इसके DG ये कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर लग गए, पॉलिटिकल ये एजेंट ये औरंगजेब जो एजेंसी है वहां पे आप पॉलिटिकल एजेंट अंग्रेज दौर का दिया, पॉलिटिकल एजेंट की ये एजेंट की दहशत से ना आप शायद वाकिफ नहीं है, जो नई नस्ल है अब तो खत्म कर दिया, एजेंसियां खत्म हो गई हैं। ये बहुत बड़ी मतलब पोस्ट होती है, बहुत बड़ी पैसे वाली पोस्ट है, पावरफुल पोस्ट है, इस पे बकायदा बिडिंग होती थी, ये आम चीज नहीं है। ये ऐसे ये लंदन दुबई पाकिस्तान में उन्होंने जदादें 65 करोड़ तो वो मिनिमम पे रखा हुआ है।
अच्छा सुनते हैं। इसके बाद पॉलिटिकल एजेंट, ये उसमें कुराम एजेंसी लगे हैं, फिर एडिशनल सेक्रेटरी PND फाटा लगे हैं, फिर पॉलिटिकल एजेंट खैबर एजेंसी लगे हैं, फिर जनाब सेक्रेटरी हेल्थ पेशावर लगे हैं, फिर सेक्रेटरी हाउसिंग वहाँ पे KPK में लगे हैं, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रहे हैं, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री आपका प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट में भी रहे हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाटा भी रहे हैं। इसके बाद जनाब DG ये सिपैक भी रहे हैं। अच्छा, जब पोस्टिंग देखते हैं ना, फिर इसका एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट एंड प्लानिंग ये सारी मुजफ्फराबाद भी रहे हैं। मुजफ्फराबाद में कश्मीर वाले भी इनके दांतों तले हैं। DG नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट रहे हैं, एडिशनल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन डिवीजन रहे हैं, और फिर ये रिटायर हो गए जनाब 2021 में। ये इनका टोटल है, और इसकी जो उन्होंने कैलकुलेशन की है वो तनख्वाह जो बनी है 3 करोड़ 20 लाख। अब जो जदादें निकली हैं इनकी, वो इन्होंने टोटल जो है इनके पास वो जो जदाद निकली है, मतलब फैमिली की भी थी, कुछ 76 कनाल जमीन थी, कहीं पे कुछ था, कुछ सोना था 200 तोला। चलो हमारे यहाँ ये सोना वगैरह तो उसमें किया जाता है ये। अब इनकी जो उसमें डिटेल मतलब एग्री इनकम इनकी थी 1 करोड़ 70 लाख के करीब थी, और प्लस इनहेरिटेड वो प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर भी, लेकिन इतनी कुछ ज्यादा नहीं है। फिर इसके बाद अच्छा प्रॉपर्टी जो इन्होंने खरीदी है, अपनी भी खरीदी है, सर्विस के दरमियान ही खरीद रहे थे सारी चीजें, उसमें मजे की चीज है। और 2015 के तक इनकी बीवी के पास कोई बैरून मुल्क जदाद नहीं थी। इनके मिसेज भी अक्यूज है वैसे इस केस में, मनी लॉन्ड्रिंग में उनमें भी इल्जाम आते हैं, उनके नाम पे भी खरीदी गई है, और बेनामी भी खरीदी गई है, रिश्तेदारों के भाइयों के नाम पे, उनकी बेगमात के नाम पे, उनको भी नायब ने नोटिस वगैरह किए हुए अच्छा, उनके नाम पे भी खरीद। अच्छा, उनको खरीद के दी कि कुछ अरसे बाद उन्होंने तीसरे बंदे को उन्होंने दे दी, जो अपने बंदा तीसरे ने इनको दे दी। सो इस तरीके का भी चक्कर चलाया गया है। अब इसमें इन्होंने जो काम किया वो देखने वाला है। जो इन्होंने अपनी बेगम साहिबा की इन्होंने खरीदी है, पाकिस्तान में खरीदी है, जो इन्होंने सिल्वर ओक में खरीदा है जनाब, एक अपार्टमेंट लिया। फिर इन्होंने जनाब आपको सेक्टर ये बैरिया एनक्लेव है, वहां पे इन्होंने प्लाट खरीदा है। फिर इन्होंने घर खरीदा है जनाब, F74 में खरीदा है जनाब, ये 2011 में खरीदा है। फिर इसके बाद इन्होंने दुकानें ली हैं, 1 2 3 4 5 6 दुकानें, ये इन्होंने F7 में ली हैं जनाब, F7 में लिए। नैब कहता है इन्होंने टोटल अपनी कीमतें कम बताई हैं, ये सारे के सारे 16 करोड़ मालियत की दुकानें कहा जा रहा है। अच्छा, वो बता रहा है, लेकिन उससे वो ज्यादा बता रहे हैं कि जनाब कि उस वक्त इन्होंने नहीं की। अच्छा, ये तो पाकिस्तान के अंदर है। मजे के आगे चले, पाकिस्तान से बाहर कहाँ पे हैं। इसके बाद एक फ्लैट इनका जनाब UAE में है, दुबई में है। फिर इसके बाद इनका मैनचेस्टर में है। फिर इनका उसमें चले जाए आप ल्यूटन जो है UK में, वहां पे उस चैपल स्ट्रीट है, वहां पे लिया है। क्वींसलैंड पैलेस है, वहां पे लिया है। ये उसमें लिवरपूल ने जो आप कह रहे हैं पसंद आ गया। फिर अपार्टमेंट लिया है जनाब आपने लिवरपूल में, और फिर अपार्टमेंट लिया है लिवरपूल में एक और फिर इन्होंने जनाब कोई इन्फिनिटी या लिवरपूल UK जो है ना वहां पे लिया है, और उसका पता चला है कि 12 करोड़ के इन्होंने वहां पर वो किया है। ये तो इनके ये हो गए। फिर इसके बाद इनके जनाब मूवेबल एसेट जो थे, 200 तोला सोना था, 150 तोला और था, मर्सिडीज गाड़ियां, इन्वेस्टमेंट, प्राइस बॉन्ड्स हो गए, बैंक बैलेंस UK बार्कले बैंक में, वहां पे तकरीबन 2 करोड़ 63 लाख का वहां पड़ा हुआ है। पाकिस्तान में तकरीबन 12 करोड़ का, ये 12 करोड़ का बनता कैश इन हैंड्स एंड डिपॉजिट, 3 6 3 12 करोड़ का पाकिस्तानी बैंकों में पड़ा। ये आपका ग्रेड 21 का अफसर है, ये कौन को ग्रेड 21 का अफसर है। ये देखते हैं, जरा चलते हैं आगे चलते हैं। फिर इन्होंने जनाब इसके बाद कोई प्रॉपर्टीज बेची भी हैं, ये नहीं है कि इन्होंने नहीं की, इन्होंने प्रॉपर्टी बेची भी है जनाब। और मोस्टली जो बहर इन्होंने जदाद लिए बेगम के नाम पे, 2015 तक उनके नाम पे कोई चीज नहीं थी। बैरून मुल्क सारे उनके लिए। अच्छा, इनकी बेगम साहिबा जो है वो खुद एक घरेलू खतून है, उन्होंने वो नहीं किया। कोई होता है ना, चलो उनकी अपनी कोई इनकम होती है, कोई चीजें होती हैं, वो भी नहीं। सो उनसे पूछा गया कि भाई आपने कहां से खरीदी गई हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। इन्हीं के पास था कि हस्बैंड साहब जो है ये पैसे दे रहे थे, ये फंड कर रहे थे। तो ये जनाब इसके बाद आप आगे चले, अल्लाह आपका भला करे। जो शॉप्स वगैरह इनकी मुलाजमत में क्लासा साहब 3 करोड़ 20 लाख रुपए टोटल तनख्वाह। ये देखें यहाँ पे वारदातें देखें जो DMG के, मैं सबकी नहीं कह रहा, अच्छे लोग ईमानदार भी हैं। आपको समझ आनी चाहिए कि तरक्याती कामों में दिलचस्पी ब्यूरोक्रेट को, वजीर को क्यों होती है। और भाई आप ये करेंगे तो वहां से कमिशन आते हैं, पैसे आते हैं। ये तो खैर और चीजों में, क्योंकि पॉलिटिकल एजेंट थे और भी बड़ी बड़ी पोस्टें थी। मैं जनरल बात जिनके ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं। एक और इनकी इसमें मजे की बात जो है, जो इसकी प्रॉपर्टीज इनके बता रहे थे, मैं एक और चीज देख रहा था इन्होंने। ये साहब हैं, इन्होंने कोई टोटल बैरून मुल्क 29 फॉरेन विजिट्स की हैं, बेगम साहिबा ने 19 की हैं। अच्छा, इन्होंने उनकी डिटेल बनी, उसमें कहाँ टोक्यो गए, बैंकॉक गए, इस्तांबुल गए, अबू धाबी गए, दोहा गए, जद्दा गए, UK, फ्रांस, ओमान, USA, अजरबैजान, मलेशिया। ये कब से हैं? 2005 से 2019 में, 14-15 सालों में ये
یہ ان کے وزٹس ہیں. اور پھر اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کی جو تنخواہ اور جو وسائل ہیں وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں, آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ تو جناب آپ نے اتنے سارے کیے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے یہ فارن کرنسی اکاؤنٹ ہیں, جو ان کے فارن کرنسی اکاؤنٹ ہیں وہ کوئی $76,000 کا ایک ٹرانسفر ہے, اور لمبی اس کی ڈیٹیل ہے. تو اس میں انہوں نے ان سے پوچھا ہے کہ انہوں نے کہا جناب کہ ہمیں رینٹ آ رہا تھا یا یہ دکانیں وغیرہ جو لی تھی. پہلے انہوں نے پوچھا دکانیں کہاں سے لی ہیں, پہلے تو وہ جسٹیفائی کریں جن کا رینٹ آپ کو آ رہا تھا. چلو مان لیا پیسے آپ کا جینون ہے یہاں سے, بہر والی جائیدادیں جو آپ نے خریدی ہیں یہ 7-8 جو بتائی ہیں یا دبئی, مانچسٹر اور اس میں لیورپول میں, یہ پیسہ آپ نے بہر کیسے بھیجا ہے؟ ان کے پاس اس بات کا کوئی منی لانڈرنگ کا بھی ان پہ یہ ہے. اور پھر ان کو بلایا گیا, انہوں نے جا کے جو کام کیا ہے وہ مزے کی چیز ہے. انہوں نے وہاں پر وہ لے عدالت چلے گئے. جب ان کو نیب نے بلایا تو یہ عدالت چلے گئے, اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جناب ان کو یہ نیب کو ہدایات دیں کہ آپ جو ہے کیونکہ انکوائری سے انویسٹیگیشن میں ٹرن کرنا تھا, تو فالوئنگ انہوں نے 8-10 چیزیں بتائیں کہ آپ نے یہ پروسیس پورا نہیں کیا, یہ کریں. مطلب ان کے سروس ریکارڈ سے لیں کہ ان کے فیملی کے حصے کہ ہو سکتا ہے کہ سروس ریکارڈ میں پیسے ہوں, فیملی کے ہوں یا باقی چیزیں ہوں. سو پورا انہوں نے پچھلے 30 سالوں کا انہوں نے کہا جی ڈیٹا نکال کے لائیں. سو ڈیٹا نکال کے لائے FBR سے, CDA سے یا ہاؤسنگ سوسائٹی سے, بینکوں سے, ہر جگہ سے. سو پورا ڈیٹا مکمل کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ رپورٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جمع کروائی وہاں پہ. یہ ہائی کورٹ سے جا کے سپریم کورٹ چلے گئے. ہاں اتنا پیسہ ہے بھائی, اتنا اس میں لاٹ از ایٹ اسٹیک. وہاں پہ چلے گئے تو سپریم کورٹ نے اس کے بعد نیب کو اب نوٹس کر دیا ہے کہ جناب آپ آئیں اور اس کا جواب دیں یہ کیسے کیا ہے وہاں پہ. سو نیب جائے گا جواب دے گا. لیکن وہی والی بات 6 سالوں سے پروسیس چل رہا ہے اور وہ بندہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے یہ سارا کچھ وہاں پہ لے گیا. اچھا میری نا نیب سے بات ہوئی ہے. اچھا میں نے کہا جناب آپ ذرا بتائیں کہ یہ اس میں لمبی ڈیٹیل ہے, میں لوگوں کو میں نے مطلب جرنلی بتا دیا ہے, اور بھی بہت کچھ ہے کہ کیسے اس نے وہ ساری دکانوں. نیب کا کیا موقع؟ نیب کا موقع بھی تھا, انہوں نے کنفرم کیا ہے. اچھا انہوں نے کہا یس ہم ان کو انکوائری ہوئی تھی پہلے, ہم نے ان کو بھی بلایا تھا, پھر اس کو انویسٹیگیشن میں ٹرن کیا. ہائی کورٹ نے ہمیں بلایا تھا, ہائی کورٹ میں ہم گئے ہیں, وہاں پہ ہم نے جیسے ہمیں عدالت نے کہا تھا ویسے ہم نے ریوائز رپورٹ اس کی لائٹ میں بنا کے دی ہے, سارے ایویڈنسز دیے ہیں. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں جناب حالانکہ ان کو آدھا ریلیف اس نے دیا تھا ہائی کورٹ نے, اس کے بھی اگینسٹ گئے ہیں, انہوں نے سپریم کورٹ سے لیا. اب وہ کہتے ہیں ہمیں نوٹس وہاں سے آیا ہوا ہے, اسے سپریم کورٹ سے آیا ہوا ہے, ہم جائیں گے اور اس کو وہ بھی خارج کروائیں گے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیوں, کیونکہ ان کو میں نام اس لیے نہیں بتا رہا, بہت سارے لوگ کہیں کہ نام نہیں بتا رہا, کہ میں نے ان کو میسج کیا ہوا, میں نے ان کو کال بھی کی ہے, میں نے ان کو میسج بھی کیا ہے. میں چاہتا ہوں بہت بڑا اسکینڈل ہے, بہت بڑی سٹوری ہے, اور ایک کیس اسٹڈی ہے پاکستان میں بیوروکریٹ کیا کچھ کرتے ہیں. تو میں نے یہ چاہا ان کا موقف آ جائے, ایک دفعہ آ جائے. حالانکہ یہ ساری چیزیں یہ عدالت کے ریکارڈ میں موجود ہیں, ہم ویسے کہہ سکتے ہیں, لیکن میں اس لیے نہیں کہہ رہا تاکہ ان کا موقف لے کے پھر کروں. تو انہوں نے مجھے جواب بھی نہیں دیا, میری ٹیلی فون کال بھی اٹینڈ نہیں کیا. آئی ول ویٹ, ہم منڈے والے دن تک ان کا آئی ہوپ کہ ان کا جواب آ جاتا ہے, ہم پھر بات کریں گے اس پہ. تو انہوں نے کہا جناب کہ یہ انہوں نے اپنی پوزیشن یہ کہ انہوں نے کنفرم کی ہے منی لانڈرنگ کو, وہ کنفرم کر رہے کہ ہمارے پاس ان کے منی لانڈرنگ کے ثبوت ہے, اس میں بھی ان کو میرا خیال ہے بک کیا جا سکتا ہے. اور ان کو سپریم کورٹ نے روکا ہوا ہے فی الحال کہ آپ نے ابھی ان کو کچھ نہیں کہنا. تو نیب جائے گا, نیب کہتے ہیں ہم جائیں گے اور اپنے وکیلوں کے ذریعے ساری چیزیں پیش کریں گے اور اسٹیج جو ہے خارج کروائیں گے. تو میں نے پوچھا آپ کو کیا بتایا انہوں نے, چلو مجھے نہیں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے, نیب کو تو کچھ بتایا ہوگا انہوں نے. ان کا یہ کہنا تھا انہوں نے نیب کو ایک ہی بتایا, ایک تو اپنے گوشوارے بھیج دیتے ہیں جس میں انہوں نے گوشواروں کو FBR سے ان کا ایک ایکسپرٹ آئے تھے جنہوں نے بیٹھ کے سارا دیکھا, گوشوارے سارے ان کا خیال ہے غلط ہے, کئی دفعہ ان کو چینج کیا گیا, مسز کے گوشوارے, ان کے گوشوارے ان کو انڈر ویلیویشن کی گئی, لہذا گوشواروں پہ انہوں نے ہم نہیں مانتے کہ ڈکلیئر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سے پوچھا نہیں جا سکتا. سو یہ سورسز بتائیں ہمیں, آپ نے سورسز نہیں بتا رہے, ایک تو چیز. دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے ایک ہی پلی لی ہے کہ نیب کے جو قوانین کے تحت اب 50 کروڑ روپے سے نیچے والی انکوائری نیب ٹیک اپ نہیں کر سکتا. جو انہوں نے جہاں زرداری صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے, انہوں نے جو اپنے فیورز لی تھی, اپنے آپ کو فیور دیتے دیتے بیوروکریسی بھی بات سے چمک گئی ہے. بیوروکریسی نے کہا, انہوں نے کہا جناب کہ میرے جو ایسٹ آپ دے رہے ہیں میرے بنتے ہیں, انہوں نے جو اس میں ظاہر کیے ہوتے اس نے خود اپنے وہ میرے خیال 45 یا 40 کروڑ کے قریب اس نے خود کیے. اس نے کہا 50 کروڑ تو نہیں ہے, تو اگر 50 ہوتا پھر انہوں نے جناب دوبارہ جیسے منی لانڈرنگ چیزیں کر کے اب وہ کہہ رہے ہیں 65 کروڑ ہے, 65 کروڑ ہے آپ ساری جو بتائیں. وہ لیکن کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے نہیں پوچھ سکتے کیونکہ 50 سے نیچے ہیں کیونکہ نیب کا قانون بدل گیا, مطلب لوٹ مار کی اجازت ہے کہ 50 سے وہ نیچے جو بھی جو ہے نا آپ لوٹ لیں. ایک بیوروکریٹ ایمن یہ کیسا لا ہے کہ ایک بیوروکریٹ نے بنامی پہ بنائی ہے, جدہ میں جدہ نے ساری آپ کے دبئی میں بنائی ہیں, پھر آپ کے
लंदन मतलब यूके में बनाई है, पाकिस्तान में वो मार्केटें खरीद ली हैं, घर खरीद लिए हैं, दुकानें खरीद ली हैं, फ्लैट्स खरीद लिए हैं, और बैंक बैलेंस में 12-14 करोड़ रुपया एक ग्रेड 21 के अफसर के उसमें पड़ा हुआ है। वो जाके कहता है नैब को, भाई साहब आप मुझे पूछ नहीं सकते, आपकी लिमिट से नीचे है, क्योंकि कानून तो किसी और के लिए बना था, ब्यूरोक्रेट्स की अय्याशी लगी है। अब सबसे ज्यादा जो है, अब ख्वाजा आसिफ की बात को सामने रखें कि जनाब पुर्तगाल में ले लें, और अगर वाले साहब जो है फाइनेंस मिनिस्टर के, आपका या लोन किधर जा रहा है, पैसा किधर जा रहा है, और डेवलपमेंट क्यों होती है। हमजा शहबाज ने एक दफा नहीं कहा था, वो स्कूल गए थे, बच्चे उन बच्चों को, बेटा जहाँ पे ये होती डेवलपमेंट होती है, जमहूरियत होती है, करप्शन होती है, वो बेचारा ठीक कह रहा था, हम उससे नाराज हो गए थे। ये देख लें डेवलपमेंट हो रही है, पैसा आ रहा है, कर्जा आ रहा है, और जहाँ सड़कें बन रही है, ओवरफ्लो बन रहे हैं, यहाँ पे जनाब चीजें हो रही हैं, तो पैसा तो इन्हीं में से निकलता है सारे का सारा। तो जनाब ये सिर्फ आज आपको ट्रेलर दिया है, ला टू काम है, बहुत लंबी रिपोर्ट है, ये 20-25 पेज बात करते रहेंगे। और जैसे कि क्लासेस आपने कहा एडिशनल सेक्रेटरी अपना मौकिफ देना चाहें तो देना चाहिए उन्हें, उस पर उनको मैं इसलिए वेट कर गया हूं, मैं कि जरा हम मंडे तक देख लेते हैं, जनाब उनका बिल्कुल देंगे। सही है, इसी पॉइंट पे एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाजरीन। और क्यों दरख्तों की रिपोर्टिंग पे जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे दी गई है कि दरख्तों के बारे में जो है वो रिपोर्टिंग नहीं करनी है। क्लासेस आपसे जानेंगे कि क्या हुआ इस कमेटी मीटिंग में, मौसमियाती तब्दीली कमेटी की जो मीटिंग थी इसमें, आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे और क्लासेस आपने इस बात का इंकशाफ किया कि दरख्तों पे रिपोर्टिंग की जो है वो हिदायत दी गई है कि उस पर रिपोर्टिंग ना की जाए, बात ना की जाए। आज बड़ा अहम इजलास था क्लाइमेट कमेटी का, और इसमें जो है चंद मेंबरान ही शामिल थे। क्लासेस साहब क्या माजरा है? आपकी मेहरबानी, आपने चंद कह दिया, चलो इज्जत रह गई। वो कहते हैं ना, वो ऊंची दुकान फीका पकवान, झूठे रूप के दर्शन। मैडम शहरी साहबा जो है, ये शहरी रहमान से बड़ी इंटेलिजेंट है, नो डाउट, आई हैव लॉट ऑफ पर्सनल रिस्पेक्ट फॉर हर। लेकिन इस मामले में मैं मत से पिछली मीटिंग बड़ी अच्छी की थी उन्होंने, और बड़ा उन्होंने वो ट्वीट्स भी किए थे कि हम सीडीए से पूछेंगे, हम यूं कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत एक्टिव और बड़े ट्वीट्स किए। और पिछली मीटिंग में बहुत कुछ उन्होंने कहा भी, इसे लगता था कि जनाब कि आपकी दफा ये सीडीए वालों ने जो कत्लेआम किया है इनकी बचत नहीं होगी। लेकिन आज जब गए हैं, एंटी क्लाइमेक्स हुआ है। एंटी क्लाइमेक्स ये देख लें कि इतना बड़ा अहम मसला है, 40-50 हज़ार दरख्त कटे हैं यहाँ पे। आज सेनेटर जो है वो टोटल 10-12 की कमेटी है, तो जनाब गिना के 3 है, 3 में से 2 फिर उठ के चले गए, आखिर में शहरी रहमान साहब और अकेले मेंबर बच गए। अंदाजा कर लें कितना बड़ा आपका मसला है इन तमाम चीज़ों पे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब एनवायरमेंट के मिनिस्टर, वो बिल्कुल नहीं आते, शहरी रहमान साहब को सीरियस नहीं लेते, और शहरी रहमान साहब उनको कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि शहरी रहमान साहब पहले खुद एनवायरमेंट वहाँ मिनिस्टर थे, अब ये हैं उनकी जगह पे। अब मुझे नहीं क्या पता उन दोनों के दरमियान क्या रेवलरी है, क्या इश्यूज हैं। बहरहाल वो शहरी रहमान साहब की पिछली कमेटी में भी नहीं है, आपकी दफा भी नहीं है। तो वो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब तो अपने आप को उनके शहरी रहमान साहबा या उनके सेनेटर या कमेटी के सामने अपने आप को अकाउंटेबल समझते नहीं है। उसके बाद वहाँ मिनिस्टर उनकी आती है, सेक्रेटरी साहब आती हैं, वो जो है खतून से वो हैं, नहीं मस्त है कि वो बड़ी आयशा साहबा जो है वेरी इंटेलिजेंट, बोल्ड। मुझे उस पूरी कमेटी में अगर कोई मुझे कहना पड़े ना, तो आयशा साहबा सेक्रेटरी एनवायरमेंट जो है इन तमाम से नॉलेजेबल भी हैं, असल्टिव भी हैं, दर्द भी रखती हैं, और उनको चीजों का पता भी है। लेकिन बात वही है कि उस सीट पे बैठी हुई है जहाँ पे वो कोई फर्क नहीं, वो नहीं, फर्क से मुराद कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि पावरफुल लोग आप अगेंस्ट हैं। यहाँ पे आप इंटीरियर मिनिस्ट्री है, सीडीए चेयरमैन है, जो भी अफसर करते हैं उनको वो दबवा लेते हैं। खैर एनीवे, आज ये था कि कोई फायर वर्क होगा, कुछ चीजें होंगी। वो तो सेनेटर तो पहले आए नहीं है, लॉबिंग पहले शुरू हो चुकी थी, मीडिया में भी हो रही थी। ये शहरी रहमान साहबा की इस कमेटी की मीटिंग में बड़ी आंखें थी। अच्छा। ये इस मीटिंग में बहुत कुछ होना था। शहरी रहमान साहब ने खुद भी इसकी हाइप क्रिएट की हुई थी कि मैं उन्होंने ट्वीट्स भी किए, मुझे भी फोन करके कहा, और भी लोगों को कहा कि सीडीए चेयरमैन भी आए और सारे हैं, मिनिस्टर भी हैं। तो उस दिन मैंने देख लिया था, यहाँ पे ये इंटीरियर की ये कमेटी का इजलास था, वहां पे उसमें सेनेटर भी आए हुए थे, और उसमें शहरी रहमान साहब भी थे, सीडीए चेयरमैन साहब भी थे, उसमें तलाल चौधरी साहब भी थे। तो वहां पे खड़े होकर तलाल चौधरी साहब, सीडीए चेयरमैन और ये शहरी रहमान साहबा की एक छोटी सी मीटिंग हुई, हम सब देख रहे थे, हमारे सामने हुई। तो उन्होंने यहाँ पे वही कहा, उनको कहा गया कि जनाब कि इनको तंग नहीं करना। ये सुन रहे थे, हमने सुना है, मैंने शहरी रहमान साहबा को वहां पे कहा भी है, मैं कि मैम, तो उन्होंने शायद मजाक में कहा होगा, चलो हम ये लेते, तंज किया होगा। तो उन्होंने कहा नहीं मैं आपको तंग नहीं करूंगी। तो मैं जब गुजरी तो मैंने उन्हें कहा, मैं कि मैम ये कोई आपका जाती मसला है, मेरा कोई जाती मसला है कि तंग नहीं करेंगे, क्योंकि तंग वाली क्या बात है, आपको इनको तंग करना, वो नाराज होगी मुझसे कि आप मुझे ये बात क्यों कह रहे हैं। मैं कि आप जो मीटिंग में ये कह रही हैं चेयरमैन सीडीए को, जिसने पेश होने आपके सामने 2 दिन बाद कि नहीं जी आपको तंग नहीं करेंगे, तो आप बार एनीवे वो क्या कहते हैं, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो जनाब शहरी रहमान साहब अभी बिल्कुल डाउन जीरो, अफसरों पे गुस्सा शुस्सा निकाले, बिल्कुल तंग नहीं किया। अच्छा याद दिला, शहरी रहमान साहब ने सीडीए चेयरमैन को एश्योरेंस, मेरा ख्याल तंज किया होगा, मैं यूं ले लेते हैं कि तंज किया होगा, नहीं जी आपको तंग नहीं करेंगे। वो होता है ना कि इसका बंदे के तंग नहीं करेंगे, वो वाला ये समझ लेते हैं। बड़ा उन्होंने कुछ नहीं कहा,
اس کے بعد کمیٹی میں صرف ایک سرمد علی صاحب تھے، ہمارے دوست ہیں، آپ کے کراچی سے ہیں، وہ پہلے میڈیا ہاؤس میں رہے، مجال ہے انہوں نے کوئی ایک لفظ بولا پورے 1 گھنٹے کی، بالکل چپ۔ اس میں وقار مہدی صاحب تھے، انہوں نے 1-2 سوالات کیے، پھر وہ بھی اٹھ کے چلے گئے، وہ ہاؤسنگ سوسائٹی سے ریلیٹڈ تھے۔ ایک اور بھی وہاں پہ آئی تھیں، اس پی ایم نواز کی آئیں، وہ بھی 2 منٹ بیٹھی اٹھ کے چلی گئیں، اس لیے کوئی انٹرسٹ نہیں تھی میٹنگ میں۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا جناب، وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے، یہ طلال چودھری صاحب نے، ٹیپ کا بند جس کو کہتے ہیں، انہوں نے کہا جناب کہ ان 2 سالوں میں جب سے محسن نقوی صاحب اور رندھاوا صاحب اور میں آئے ہیں تو اسلام آباد کی گرینڈی بھی بڑھ گئی ہے اور ماحول بھی ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو تمام لوگ سن لیں، جتنے انہوں نے کمپین چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، بڑا غلط ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا جناب لہٰذا یہ اسلام آباد کے لوگ مان لیں کہ یہاں کوئی درخت اگر کٹے ہیں تو گرینڈی بڑھ گئی ہے۔ ان کے بقول 40,000 درخت کٹنے سے کچھ نہیں فرق ہوا۔ ہر شاہ انہوں نے ملبری ٹری پہ ڈال دی کہ جناب ملبری ٹری ہو رہا ہے، جس پہ انہوں نے بتایا جناب کہ 2 قسم کے ہوتے ہیں ملبری بھی، میل فیمیل۔ جو فیمیل ہوتی ہیں خواتین بڑی اچھی ہوتی ہیں، میل اچھی ہوتی ہیں، میل پولن الرجی نہیں کرتی، میل کرتے پھٹے بعد میل ہی ہیں ہر جگہ پہ، میل کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جناب آپ نے اگر نکالنے بھی تھے تو ان کو پہلے ڈفرینشیٹ بار کرتے، آپ نے ان کو بھی نکالا اور 60 سال والے دیگر بھی نکال دیے سال اس کے کرنے کے بعد۔ تو چیئرمین سی ڈی اے نے پھر وہاں پہ آخر میں بم شیل چھوڑا، انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ ابھی مزید متاثر کروں، انہوں نے کہا مجھے بھی پولن یا الرجی ہے۔ تو جناب آپ کے سی ڈی اے چیئرمین کمشنر صاحب کو صاحب بہادر کو پولن یا الرجی ہے، پولن یا الرجی والے درخت کر رہے ہیں، تو جناب 40-50 ہزار انہوں نے درخت کاٹ دیا ہے۔ ان کا بقول کہنا تھا اصلی ریزن پتا چل گیا، ان کو الرجی ہے نا۔ مطلب یہاں سے اسلام آباد سے 28 سال سے میں کبھی کسی نے جا کے درخت مطلب وہاں پہ وہ نہیں چلایا، بلڈوزر نہیں چلایا شکر پڑیا میں، لیکن انہوں نے جا کے چلا دیا کیونکہ مجھے مطلب پولن یا الرجی ہے۔ ابھی پولن یا الرجی یہاں پہ بتایا بھی صحیح کہ نمبر بھی بتائے 10-12 ہزار لوگ اگر ہیں بھی صحیح، انہوں نے مطلب ٹوٹل اب تک جو ہیں 25 لاکھ کے بعد ہر بندے کو الرجی ہو، مجھے بھی ہے، ڈسٹ کی ہے، مجھے تیز پرفیوم سے الرجی ہو جاتی ہے، مجھے سگریٹ سے ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اچھا آپ کو دودھ سے ہوتی ہے، آپ کو اس کے بعد یہ آپ کو گندم سے ہو جاتی ہے، آپ کو صابن سے ہو جاتی ہے، آپ کو تلوں سے ہو جاتی ہے لوگوں کو، تو آپ جا کے گندم کے کھیت جلا دیں گے، پھر آپ تلوں کو وہ کر دیں گے۔ اس پہ احتیاط ہوتی ہے، اینٹی الرجی ہوتی ہے، اینٹی اب جا کے ویکسینیشن کرواتے ہیں، آپ ماسک پہنتے ہیں، اگر کوئی خدا نہ خاصا مسئلہ نیوبلائز آپ اس کو نیبلائز کروا لیتے ہیں چیزیں۔ بہرحال اس کے بعد جناب ان کو بالکل اس کے بغیر کوئی بھی، شہری رحمان صاحب بے شک ناراض ہے مجھ سے مزید ہو جائیں، کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی کوئی شہری رحمان صاحبہ نے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی، بالکل کلیئر لگ رہا تھا کہ جناب کہ وہ اس معاملے کو انہوں نے فنش کرنا ہے۔ لاسٹ جہاں پہ کمیٹی مینج ہوئی ہے نا، میڈیا بھی مینج ہوا ہے، رپورٹر تھے بہت سارے آئے ہوئے تھے، ان سب نے یہ کہا، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا جناب ہمارے چینلز کی طرف سے ہمیں ہدایات ہیں کہ آپ نے اس کمیٹی اجلاس سے کوئی خبر نہیں بھیجنی۔ سو میڈیا مینج کیا گیا، سینیٹرز مینج کیے گئے، شہری رحمان صاحبہ کو مینج کہوں گے تو ناراض ہو جائیں گے، لیکن ہوئی مینج ہیں۔ اور شہری رحمان صاحبہ ایک دبنگ ایک سینیٹر تھیں، ایک مطلب 20ویں گریڈ کا افسر بھی اگر پوری کمیٹی پہ بھاری پڑ جائے تو پھر تو یہ اسی طرح کی رپورٹیں ہیں کہ کل کو جیسے آج ہم نے ایک دی ہے کہ کسی کے پرتگال میں جداد ہے، کسی کو، سو دیٹ واز اے ریزن آئی واز بیٹ ڈپریس۔ ابھی ڈپریشن ایک اور چیز ہے، ایک اور چیز جو ہے وہ جلدی سے کوئکلی جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں کہ ممبران پارلیمنٹ کے اثاثوں میں 2017 سے 24 تک جو ہے وہ ہوشربا اضافہ جو ہے وہ ہوا ہے اور 59 ارب سے بڑھ کر 110 ارب روپے ہو گئے ہیں۔ کیا سٹوری ہے؟ اور اثاثے چھپانے کا جو بل ہے وہ بھی پاس کرا لیا گیا ہے۔ مطلب کیا ہو رہا ہے؟ میں نیند کی گولیاں نہیں لیتا ہوتا، کبھی نیند کی گولی لے کے نہیں سویا زندگی میں، آرام سے بیڈ پہ گیا سو جاتا، لیکن آج جو کچھ ہوا ہے نا 3-4 چیزوں کا، مجھے لگتا ہے آج مجھے کوئی گولی لینی پڑے گی، نیند کی گولی۔ یہ اصل بیسکلی سٹوری ہمارے دوست زاہد گشکوری صاحب، انہوں نے کہ بڑے محنتی رپورٹر، انویسٹیگیٹر، بڑی محنت کی، اس وقت کوئی محنت کر رہے ہیں نا کوئی رپورٹر، وہ اس میں زاہد گشکوری کرتے ہیں، یا پھر میں دیکھتا ہوں سہیل اقبال بھٹی صاحب ہیں جی ٹی، وہ بھی بہت بڑے اعلیٰ قسم کے رپورٹر ہیں۔ انہوں نے یہ سٹوری بریک کیا، اب اس کو اس کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں، 3-4 چیزوں کے ساتھ پڑھ کے۔ ایک بیوروکریٹ کا ہم نے بتایا کہ 31 سال کی سروس کے بعد 3 کروڑ 20 لاکھ تنخواہ لے کے اس نے 65 کروڑ کے اثاثے ایک اکیلے نے بنا دیے۔ ادھر سے آپ دیکھیں کہ آپ کو وہ کہہ رہے ہیں، آپ کو وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اگر یہ قرضے جو ہیں وہ صحیح یوز ہوں، اگر ادھر سے آپ کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ پرتگال میں ڈی ایم جی افسران ہیں یا باقی جتنے بھی ہیں افسر ہیں وہ جدادیں بنا رہے ہیں، ساتھ میں پارلیمنٹیرینز آ گئے، ساتھ میں کل لا بھی پاس کرا لیا کہ ہمارے اثاثے آپ نے ڈکلیئر نہیں کر رہے ہیں۔ اب ذرا سنتے ہیں بڑے جلدی سے جو انہوں نے گشکوری صاحب کی خبر ہے کہ 2017 میں ان کے ٹوٹل جو ایسٹ تھے وہ 59 بلین تھے، اب وہ 2024-25 میں 130 بلین ہو گئے، آلموسٹ مطلب میں 3% تو نہیں کہوں گا، ڈبل تو ہو گئے ہیں، ڈبل ہو گئے، اتنے بڑھ گئے۔ اور پلس یہ کہتے ہیں کہ جو ارکان پارلیمنٹ ہے ان کی آمدن فی کس اوسطاً 1 کروڑ 10 لاکھ روپے میں اضافہ ہوا ہے، لوگ غربت سے نیچے گئے ہیں، پارلیمنٹیرین کے اثاثے جو ہیں ان کی انکم جو ہے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے بڑھی ہے، عام پاکستانی کی جو آمدن ہے وہ 15% میں کمی ہوئی ہے۔ اور پلس آگے جو ہے اس میں
ये जो अरबपति भी हैं कोई थोड़े से जरा वो बताएं, नए अरबपति भी शामिल हैं इसमें। बिलावल भुट्टो साहब का वो कहते हैं वो अरबपति बन चुके हैं, मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनका आ रहा है, और फिर इसके बाद वो कहते हैं खानदान के गिफ्ट मिले हैं जिसकी वजह से ये लोग जो है ना इनके पास पैसा है, दौलत है। अच्छा, फिर इसके बाद ये चीफ मिनिस्टर केपी ये जो है सोहेल अफरीदी 4-5 लाख रुपए के एसेट डिक्लेयर किए हैं, सेनेटर परवेज रशीद साहब ने 8-10 लाख रुपए किए, नवाज शरीफ साहब के साथ से जो अरबों में थे अब वो कम होकर करोड़ पे आ गए हैं, शहबाज शरीफ साहब के साथ से कम हुए, अपने बच्चों को उन्होंने जदाद मुंतकिल किए, जरदारी साहब के साथ से भी कम हुए, और पाकिस्तान में तकरीबन ये 41 ये MNAs के बिजनेस और जदादें बैरून मुल्क हैं 41, और पाकिस्तान के मौजूदा अरकान पार्लियामेंट के जो टोटल असासे हैं 5 बिलियन के अरबपति ये मेंबरान की तादाद जो है ये इनकी आमदन के मुकाबले में वो ज्यादा है। तो जनाब ये आपकी स्टोरी, अब जरा इन 4-5 चीजों को मिला के देखें जो मैंने आपको यहाँ पे 35-40 मिनट के प्रोग्राम में बताई है कि आज की रात मुझे नींद की 2-3 गोलियां लेनी चाहिए। आवाम को भी जो है वो नींद नहीं आएगी, और इसमें जो आवाम को आ जाएगा, आवाम इन्हीं के लिए हमें गालें देगी, सब्र करें अवाम हमें। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात तो ये कि वो पब्लिक करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब इलेक्शन कमीशन अवाम के सामने मेंबरान के असासे पब्लिक नहीं कर सकेगा, तो अब ये बिल जो है ये भी पास कर दिया। अवाम भाई हम इन पर बात करके दिखाएं, अवाम पड़ जाती है हमें कि हमारे लीडर की शान में, हमारे पसंदीदा लुटेरे की शान में गुस्ताखी क्यों, गालियां हम कहेंगे कि आपको जरूरत कैसे हुई कि हमारे लीडरान हैं, आप जमहूरियत के दुश्मन हैं, इनके असासे बता के ब्यूरोक्रेट उस वजह से नाराज होते हैं, सियासतदान इस वजह से होते हैं, जिस अवाम के लिए हम लड़ रहे होते हैं उनसे हम गालियां खा रहे होते हैं और इनको सरों पे उठाते हैं, इनके लिए मरते भी हैं, जाने भी देते हैं, एक दूसरे को भी उसमें हशर नशर करते हैं, एंड ऑफ द डे बुरे हम बनते हैं। सही जी, इसी पॉइंट पे नाज़रीन आज के लिए इतना ही। मजीद स्टोरीज आपके साथ शेयर करते रहेंगे आने वाले प्रोग्रामों में। अल्लाह हाफ़िज़।